नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए सभी की सुख समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की है। नवरात्रि पर्व की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का यह पर्व हमें मातृशक्ति की उपासना तथा सम्मान की प्रेरणा देता है। समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला यह पर्व हमारी संस्कृति एवं परंपरा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि में कन्या पूजन की परंपरा भी बालिकाओं के सम्मान से जुड़ा विषय है। उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से मूल निवास और भू कानून को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों साफ किया कि आगामी सत्र के दौरान सरकार की मंशा प्रदेश में सख्त भू कानून लागू करने की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून के लिए बड़े आंदोलन का सिलसिला जारी है। हाल ही में ऋषिकेश में हुए आंदोलन के बाद हल्द्वानी में भी एक बड़ा आंदोलन किया गया है। इस मामले पर राज्य सरकार के वन मंत्री सुबोध उनियाल और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सूबे के सीएम धामी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अब पुराने समय में गलत तरीके से अर्जित की गई जमीन वापस सरकार जब्त करने जा रही है। लोगों को अपनी जमीनें खोने का जो डर सा है, या यूं कहें उनको ऐसा लगता है कि वो मालिक नहीं रह जाएंगे, कोई और लोग आ जाएंगे। देखिए, आप जानते हैं इसी विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट अपनी बात कही है कि सशक्त भू कानून हम लोग लाएंगे, आगामी जो सत्र होगा उसमें लाएंगे। और अभी भी जो उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि कुछ लोगों ने जो 250 वर्ग मीटर की जो जमीन है, जो जिसके लिए वो उनको एक अधिकार दिया गया था, लोग अपने परिवार के अनेकों लोगों के नाम से जो ले रहे थे, उसको भी जानकारी जहाँ तक सरकार को आई है तो उसकी भी जानकारी अब सरकार ले रही है। कुछ इस प्रकार का जहाँ गलत होगा तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उस जमीन को जो है अपने उसमें निहित करेगी, यानी कि सशक्त भू कानून हमारी सरकार, जिसका पहले से मंतव्य था कि हम लोग लाएंगे। ठीक है, कुछ लोग इसमें आंदोलन कर रहे हैं, वो उनका विषय हो सकता है, लेकिन सरकार पक्षधर है कि हमारे यहाँ की जमीनें बचें, हमारे लोगों को इससे वंचित ना वो रह पाए और सशक्त भू कानून लाने की दिशा में हम लोग काम करें। क्या सत्र में आप देखिए, मेरे हिसाब से तो पहली चीज ये है कि कानून से नहीं, जन जागरण से आप इस तरह की चीजों को रोक सकते हैं। सरकार कानून बना लेगी तो लोग रास्ता निकाल लेते हैं। जैसे अभी टिहरी जिले के जड़धार गांव में गांव के लोगों ने आम मीटिंग करके, खुली मीटिंग करके निर्णय लिया कि कोई व्यक्ति अपनी जमीन बाहरी व्यक्ति को नहीं बेचेगा, जो बेचेगा उसका वो बाइकाट करेंगे। आज इस तरह की जागरूकता की आवश्यकता है। सरकार ने भी निर्णय लिया है कि जिस तरह से लोगों ने अनुमति देके जिस प्रयोजन के लिए यहाँ पे जमीन ली थी, क्योंकि जब जमीन की परमिशन मिलती है तो उसमें बहुत स्पष्ट है कि 2 साल के अंदर निर्माण करना होगा, और दूसरा जो प्रयोजन आपने, जिस प्रयोजन के लिए आपने जमीन ली है, वो प्रयोजन कभी भी नहीं बदला जाएगा। सरकार के संज्ञान में आया कि कुछ लोगों ने प्रयोजन से इतर निर्माण किया है, तो ऐसे निर्माण, ऐसी जमीन को सरकार सरकार में निहित करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ये जमीनें सरकार में निहित हो जाएंगी। इसी तरह जो 250 मीटर की अनुमति थी उसको वायलेट करने का काम किया। एक ही परिवार के 5-5, 6-6 सदस्यों के नाम जमीन ले ली, जबकि एक परिवार को 250 मीटर जमीन, वर्ग मीटर जमीन अलाउड है। तो अगर इस तरह के प्रकरण भी संज्ञान में आए हैं, उन परिवारों में भी जो शेष 250 मीटर से ज्यादा जमीन है उसको सरकार। मानसून के खत्म होने के बाद देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा दोबारा शुरू की गई है, जिसमें अभी तक 47,599 श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। इस बात को लेकर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में अभी तक 10,24,892 और केदारनाथ में 11,92,894 श्रद्धालु दर्शन करने आ चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गंगोत्री धाम में अभी तक 7,172 और यमुनोत्री धाम में अब तक 6,12,161 श्रद्धालु पहुंचे हैं, जिसके साथ यात्रियों से आग्रह है कि डॉक्टर से परामर्श करके ही 4 धाम की यात्रा शुरू करें। 4 धाम में दर्शनार्थियों की संख्या जो है 2024 तक यमुनोत्री में 6,12,161, गंगोत्री में 7,172,
केदारनाथ में 11,92,894, बद्रीनाथ में 10,24,892, हेमकुंड साहब में 1,77,480। चार धाम में ये कुल यात्रियों की संख्या जो है 47,599 की संख्या हमारे पास है। और हम ये आग्रह करेंगे कि डॉक्टरों से परामर्श करने के बाद अपना जो हेल्थ है वो निश्चित रूप में ठीक होनी चाहिए। तो हेल्थ का रिकॉर्ड प्राप्त करने के बाद और डॉक्टर से परामर्श करने के बाद। उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में इंदिरा प्रियदर्शनी फेलोशिप कार्यक्रम के तहत शक्ति अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान कार्यक्रम की संयोजक नंदिनी आर्य सहित कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर व पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से रूबरू होते हुए कार्यक्रम की संयोजक नंदिनी आर्य ने कहा कि इंदिरा प्रियदर्शनी फेलोशिप के तहत शक्ति अभियान का मकसद ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को संगठित करना है। कहा, जब तक महिलाएं संगठित नहीं होंगी तब तक उनके मुद्दों पर बात करने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे में महिलाओं की एकजुटता के साथ महिलाओं की भागीदारी होना बहुत जरूरी है ताकि वह अपनी बात रख सकें। इसका कांसेप्ट क्या है? देखिए, इसका सीधा सीधा तो मकसद ये कहेंगे कि सबसे पहले तो महिलाओं को संगठित करना है, क्योंकि महिलाएं संगठित जब तक नहीं होंगी तब तक उनके मुद्दों पे, उनके सवालों पे कोई बात करने वाला या उनको चुनाव लड़ना है उस काम में उनकी कोई मदद नहीं करेगा। क्योंकि हमारा देश पहले से राजनीति तो महिलाओं और पुरुषों की बराबरी की है, लेकिन हमारा देश पुरुष प्रधान है। तो अगर महिला एक प्रधान भी होती है तो काम पुरुष ही करता है। तो हमारा काम यही है कि महिलाओं को जागरूक करना है और महिलाओं को स्ट्रांग बनाना है, अवेयरनेस करनी है ताकि वो अपने मुद्दों पे बात कर सके, उनको जो प्रॉब्लम्स होती है उन पे बात कर सके। और शक्ति क्लब्स का निर्माण करें। शक्ति क्लब्स का निर्माण 5 महिलाओं या 10 महिलाएं हो, इकट्ठा हो, बात करें अपनी समस्याओं को लेकर, चाहे वो देश में होने वाले भ्रष्टाचार है, चाहे वो देश में होने वाले रेप है। क्योंकि पुरुष बात तो करते हैं रेप जैसे मामलों में, लेकिन महिलाओं से बेहतर उस बारे में कोई नहीं जान सकता। तो इंदिरा फेलोशिप का यही देश भर में काम है कि जब तक महिलाएं संगठित ना हो, जब तक महिलाएं 33% पॉलिटिक्स में अपनी भागीदारी दे, इंदिरा फेलोशिप का यही देश में काम है। आज नंदिनी ने और भुवन जी ने उत्तराखंड में किया है, इसमें पूरे राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में यहाँ पर शक्ति क्लब्स के गठन, फेलोज का अपॉइंटमेंट और इसके माध्यम से पूरे राज्य में जो हमारी मातृशक्ति है, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको राजनीति में सक्रिय करना। इसका सबसे जो बेसिक कंसेप्ट है कि उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले उनको जागरूक करना होगा, उनको यूनाइट करना होगा, उनको राजनीति के प्रति उनका आकर्षण, राजनीति में सकारात्मकता, राजनीति में विकास, राजनीति में महिलाओं की समस्या, उनका समाधान, इसके लिए उनको यूनाइट करना, उनको जागरूक करना। शक्ति क्लब्स के माध्यम से ये अभियान दोबारा से रिलॉन्च हुआ है और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से, पूरी पीसीसी की तरफ से हम नंदिनी जी को भी और भुवन जी को भी आश्वस्त कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश के 95 ब्लॉक्स में ये सक्रिय रूप से काम करेगा, फेलोज काम करेंगे। हमारे प्रत्येक ब्लॉक में जो शक्ति क्लब हैं अधिक से अधिक और अधिकतम 50 क्लब्स पूरे ब्लॉक में गठित हों और उसके माध्यम से हम महिलाओं को युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, हमारी इंटक, हमारे सारे फ्रंटल संगठन, हमारे सारे विभाग और मुख्य पार्टी और उसके बाद नीचे के स्तर से लेकर के ऊपर तक महिलाओं को सक्रिय राजनीति में भागीदारी टिकट के रूप में उनको पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे। आज ये रिलॉन्च हुआ है, इसके लिए मैं अपने नंदिनी जी को भी और भुवन जी को भी बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, इस अभियान को हमने पूर्व में भी चलाया था और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम शक्ति क्लब्स हर ब्लॉक में बने। हर ब्लॉक में, जैसे धस्माना जी ने पूर्व में बताया, नंदिनी जी ने बताया, और इस कार्यक्रम के अनेकों उद्देश्यों के साथ एक उद्देश्य ये भी है कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको आपस में एक दूसरे से अपनी समस्याओं पर चर्चा करने का एक मंच प्रदान कर सकें ताकि उसके समाधान की ओर हम लोग आगे बढ़ें। और ये आदि आबादी पूरा हक कार्यक्रम के तहत चल रहा है और कांग्रेस पार्टी का मूल सिद्धांत ही सबको बराबरी का अधिकार देना है। और
हम इस संदर्भ में पार्टी ने कई कार्यक्रम चलाए, कई नीतियां बनाई और मुझे लगता है कि शक्ति क्लब्स के माध्यम से और इस अभियान के माध्यम से हम महिलाओं को सशक्त कर पाएंगे, उनको राजनीति में जो उनकी हिस्सेदारी है उसको सुनिश्चित कर पाएंगे। और जैसा नंदिनी जी ने कहा कि हम केवल एक सशक्त परिवारों की महिलाएं नहीं चाहते, हम सशक्त महिलाएं चाहते हैं जो पूरा समाज। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन हल्द्वानी के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना और मां शैलपुत्री की आराधना हो रही है। बेरी पड़ाव स्थित अष्टदश भुजा महालक्ष्मी मंदिर में सभी 9 रूप विद्यमान है। प्रथम दिवस मां शैलपुत्री की आराधना के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज जी ने बताया कि शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व इसलिए है कि नवरात्रि में मां की आराधना करने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्म का माँ भगवती की आराधना का दिन है, जिसे हम लोग शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। हमारे यहाँ 4 प्रकार की नवरात्रि होती हैं। एक तो शारदीय नवरात्रि और दूसरा वासंतिक नवरात्रि और 2 यहाँ पर गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं। इन चारों नवरात्रियों का अपना अपना विशेष महत्व है, किंतु शरद ऋतु के काल में भगवान माँ जगतदात्री देवी अपने 9 रूपों के स्वरूप के साथ इस धरा पर आती हैं और सभी श्रद्धालु भक्त लोग माँ भगवती की आराधना पूर्ण रूप से यह शरद ऋतु के आगमन की खुशी में होती है। आज सभी लोग प्रातः उठ करके माँ भगवती के जो चित्र होते हैं उनको साफ सुथरा करके जौ की स्थापना करते हैं और माँ को लाल वस्त्र बहुत पसंद है, तो माँ का लाल वस्त्र से श्रृंगार करके फूल माला और धूप दीप से भगवती को नारियल रख करके और जौ बोते हमारे यहाँ पर, तो इस तरह करके भगवती की आराधना की जाती है। और अष्टादश भुजा श्री महालक्ष्मी मंदिर में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर अनेकों कार्यक्रम होते हैं। माँ भगवती की विधिवत आराधना होती है और कहा भी गया है हमारे शास्त्रों में, जब माता सती सीता जब उनका विवाह नहीं हो रहा था तो वह भगवती की आराधना करने के लिए भगवती गौरी की मंदिर पे गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता। इस तरह करके माँ भगवती आराधना करती हैं और हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि जो कन्या कुमारी होती हैं, जिनके शादी का योग नहीं होता है या नहीं बन पा रहा है, वही शारदीय नवरात्रि में आकर के माँ भगवती की आराधना करें। निश्चित ही माँ भगवती 9 दिनों में उनके विवाह का जो शुभ दिन है वह निश्चित से करेंगी। इसी तरह इस महालक्ष्मी मंदिर में आकर के और दूर दूर श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ का जो नियम है वह अपने आप में एक अलग महत्व रखता है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा अष्टादश महालक्ष्मी और प्रथम शैलपुत्री से लेकर के 9 देवियों तक की जो स्थापना है काशी के मूर्धन विद्वानों के द्वारा किया गया, विधि पूर्वक किया गया है। इसीलिए समाज के सुधार के लिए भी यह अनेकों कार्यक्रम होते हैं। इस शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ पर 3 तारीख से और 11 तारीख तक श्री राम कथा का भी आयोजन किया गया है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की तरफ से दंगा विरोधी कानून को मंजूरी देने के बाद जहां एक तरफ सत्ता दल भाजपा में खुशी की लहर है तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस नाराज नजर आ रहा है। इस बात पर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्षी यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार की मंशा और नियत स्पष्ट होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो पहल की है उसमें कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं कि इस कानून से सरकार निर्दोष लोगों पर प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई न करे। सरकार की नीयत क्या है? सरकार की मंशा, सरकार की नीयत स्पष्ट होनी चाहिए। प्रतिशोध की भावना से ग्रसित होकर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसमें ईमानदारी दिखनी चाहिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, सरकारों की जो एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो उन्होंने पहल की है
कहीं ना कहीं सवाल होते हैं, खड़े होते हैं कि क्या इस कानून के जरिए निर्दोष लोगों को यह सरकार कहीं प्रतिशोध की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं करेगी। और खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कदली वृक्ष छेदन के बाद दुर्गा पूजा का पहले चरण की पूजा की शुरुआत कर दी गई है। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के द्वारा दुर्गा मंदिर दिनेशपुर में देवी दुर्गा मां की झांकियों के साथ हरिचंद गुरुचंद मंदिर में पूरे दिनेशपुर नगर का परिक्रमा करने के साथ दुर्गा मंदिर प्रांगण तक क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि एवं मां के भक्तों के द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद 11:07 पर कदली वृक्ष छेदन की प्रक्रिया की गई। इस दौरान दिनेशपुर क्षेत्र के 5 स्थानों पर विधि विधान के साथ केले के पेड़ को काटते हुए मां के भक्तों के द्वारा सर पर कच्चा तेल लेकर मंदिर में रख दिया गया है। जय मां दुर्गे। आज दुर्गा पूजा 2024 दुर्गा पूजा महोत्सव के तहत कदली छेदन कार्यक्रम था। कदली छेदन कार्यक्रम के तहत आज केले के वृक्ष को काटकर मंदिर में स्थापित किया गया है और आश्चर्यजनक तरीके से आज से 5 दिन बाद ये केले का परिशिष्ट जो है, केले का फल जो है अपने आप पक जाता है। और षष्ठी पूजा से 9 अक्टूबर से हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा की शुरुआत, इस वर्ष की पूजा की शुरुआत होगी। 5 दिवसीय पूजा के उपरांत इस मैदान पर यहाँ पे जो ये आप परिसर देख रहे हैं, इस परिसर में 7 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। और ये केले काटा का प्रचलन जो है, उसके बिना दुर्गा पूजा अधूरा होता है। और ये प्रसाद जो है मंदिर में प्रसाद के स्वरूप मां भगवती के चरणों में चढ़ाया जाता है। आपको बता दूं कि इस बार जो है यहाँ पूजा आयोजन का 65वां वर्ष है। बीते 64 साल से यहाँ पे पूजा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और इसके अलावा पूरे हमारे इस दिनेशपुर क्षेत्र में 8 स्थानों पर महामाई की पूजा हो रही है। सबसे बड़ी पूजा यहाँ पे है, सबसे बड़ी पूजा का यहाँ पे आयोजन हो रहा है। अब यहाँ पे इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें जो है पूरे उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से कलाकारों को बुलाया गया, टीमों को बुलाया गया है। और यहाँ पे उसका जो है कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई, आयोजन समिति का गठन कर लिया गया है। इंद्रजीत मंडल के नेतृत्व में इस बार महोत्सव समिति का गठन किया गया है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मुस्तैदी के साथ यहाँ पे अपना जो है व्यवस्था देख रही है। इसके अलावा सारी व्यवस्था यहाँ पे ठीक ठाक है। जिस प्रकार नव दुर्गाओं का आह्वान करते हुए ये शोभा यात्रा निकल रही है और जिस प्रकार देवियों का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो रहा है, सत्य की जीत की ओर हम सब विश्वास रखते हुए माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं और उससे आशीर्वाद लेते हैं कि हम सब सुखी होकर देश सेवा में लगे रहें। ये सेवा भव्य सेवा यात्रा देश के भव्य आयोजन को और चार चांद लगा रही है। जय माता दी। आज नव दुर्गा का पहला दिन है और नवरात्रि का शुभारंभ। आप सभी को इस अवसर पर ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। कल केला काटा गया था और ये केला इस केले को 9 दिन तक पूजा जाता है माँ के मंदिर में। और ये मान्यता है कि इन 9 दिनों में जो भी अर्पण माँ को करे उनको उसका लाख करोड़ गुना मिल जाता है। आज मैं इसी शुभ अवसर पर पूरे क्षेत्रवासियों को माँ दुर्गा के इस आगमन पर ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं देते हुए आप सभी की मंगल कामना करती हूं।
पासपोर्ट बनाने की सोच रहे लोगों को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून ने बड़ी सौगात दी है। दूर दराज के क्षेत्रों में पासपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल वैन शुरू की गई है। जरूरत के मुताबिक मोबाइल वैन घरों या प्रतिष्ठानों तक पहुंचकर पासपोर्ट आवेदनों का निस्तारण करेगी। इससे पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून पर अपॉइंटमेंट का दबाव भी कम होगा। ट्रायल के रूप में मोबाइल वैन सेवा का संचालन शुरू कर दिया गया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि ट्रायल फेज में प्रतिदिन 5 अपॉइंटमेंट जारी किए जाएंगे। इसके अलावा रोज 50 अपॉइंटमेंट बुक किए जाएंगे। आज से एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमने 5 एप्लीकेशन रिलीज किए हैं पर डे, और इसके बाद ये प्रयोग सफल होने के उपरांत हम इसको 45 से 50 प्रतिदिन के आधार पर अपॉइंटमेंट रिलीज करेंगे इसमें। अच्छा, इस वैन किस बनवाना है लोगों को, तो घर पर जो है मोबाइल वैन जाएगी और जो है इसका आज से जो है ट्रायल भी करा गया है, तो क्या कुछ इसमें रहने वाला? देखिए, मोबाइल पासपोर्ट वैन का कंसेप्ट बड़ा ही एक विदेश मंत्रालय का अभिनव कदम है, बड़ा ही यूनिक स्टेप है, और खासकर उत्तराखंड जैसे प्रदेश के लिए जहाँ की टोपोग्राफी बिल्कुल अलग है। पहाड़ी क्षेत्रों से, दूर दराज के क्षेत्रों से आवेदक आते हैं, और फर्ज करें जैसे पिथौरागढ़ से किसी एप्लीकेंट को आना है तो पूरा एक दिन लग जाता है। ऐसे में मोबाइल पासपोर्ट वैन एक वरदान साबित होगी, और उसमें हम आवेदक के घर पे, द्वार पे जाके उनको ये सुविधा प्रदान कर सकते हैं, और उनको यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी ये मोबाइल वैन का कॉन्सेप्ट उस स्थिति में भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा, बड़ा यूजफुल होगा। उदाहरण के लिए जैसे कोई नेशनल अकेडमीज हैं या कोई शिक्षण संस्थान है, विश्वविद्यालय हैं, वो है, वहाँ हम जाके ये मोबाइल वैन 2-3 दिन स्टेशन करके, और जितने भी वहाँ आवेदक हैं उनको पासपोर्ट की सेवा देके आ सकते हैं, उनको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के 3 दिन इंजन फेल। जी हां, थैली शरण विधानसभा है जिसके विधायक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और यहाँ माननीय प्रमुख महोदय भी यहीं के हैं, और सबसे बुरे हाल भी इसी विधानसभा के स्वास्थ्य केंद्रों का है। बीती रात में जिलाधिकारी पौड़ी ने थैली शरण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य द्वार बंद पाया गया, और अस्पताल में कोई भी कर्मचारी, चौकीदार उपस्थित नहीं पाए गए। जिलाधिकारी द्वारा स्वयं अस्पताल का गेट खोला गया। जिलाधिकारी ने अस्पताल के निरीक्षण के दौरान वहां सभी वार्ड व चिकित्सा अधिकारी के कक्ष बंद पाए गए। जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड में और इस क्षेत्र में जो है उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो बहाल किए जा रहे हैं, लेकिन उन स्वास्थ्य सेवाओं के बहाल होने के बावजूद जो जिलाधिकारी पौड़ी के द्वारा औचक निरीक्षण में जो कमियां देखने को मिली, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कमियां हैं, और इस प्रकार की कमियां नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि जिले का एक प्रथम व्यक्ति कानूनी हिसाब से अगर क्षेत्र में आ रहा है और उसकी सूचना सभी विभागों को और संबंधित जो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है उनके प्रभारी हो या डॉक्टर्स हो, उनको भी सूचना रही होगी, और उसके बावजूद भी यदि अगर वो अपने कार्य के प्रति संवेदनशील दिखाई नहीं दिए, सजग नहीं दिखाई दिए, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और मेरा मानना ये है कि अगर यदि उनके द्वारा कमियां देखी गई हैं तो उच्च स्तरीय अधिकारियों को जो है संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही एक कमी यहाँ पर बड़ी दिखने को बहुत टाइम से मिली है कि जो यहाँ पर प्रभारी हैं उनको डीडीओ पावर जो होती है पूर्ण रूप से नहीं दी गई है। डीडीओ पावर पूर्ण रूप से नहीं देने के बावजूद क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो उनके निचले स्तर के कर्मचारी हैं ये वो उनके कहने सुनने में जो है असमर्थता जताते हैं, क्योंकि मेन होती है डीडीओ पावर। तो मेरा एक कहना ये भी है कि ये बहाल होनी चाहिए, ये सेवा भी बहाल होनी चाहिए, ताकि पूरी पावर में अगर कोई प्रभारी है या उस संस्था का, उस विभाग का कर्मचारी पूर्ण रूप से अगर वहाँ पर है तो उसका कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। तो ये बड़ी जो है विडम्बना थी, और एक इतने बड़े अधिकारी के आने के बावजूद यदि अगर कोई इस बात को अगर प्रमुखता से या सजगता से नहीं ले रहा तो ये भी बड़ी कमियां मानी जाएगी। इसी के साथ साथ मेरा कहने का एक दूसरा अभिप्राय ये भी है कि यदि अगर उस दिन तो चलो जिलाधिकारी थे, और कोई अगर दूर से आने वाला कोई मरीज होता तो वो क्या करता, इमरजेंसी सेवा में वो किसको फ़ोन करता, उसकी इमरजेंसी है तो वो फ़ोन से इमरजेंसी को किस प्रकार से अपना वो करेगा, या यहाँ गाँव का आदमी एक सीधा साधा आदमी होता है तो वो किसके पास चिल्लाता है।
तो ये बड़ी विडम्बना है और इस विडम्बना के लिए जो है कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। जैसा कि कुछ समय पहले खाद्य पदार्थों को लेकर के मेरे द्वारा एक निरीक्षण किया गया था, तो ये रूटीन निरीक्षण का एक पार्ट था और आपातकालीन सेवाओं में जो लापरवाही प्रथम दृश्य है वहाँ पे सामने आ रही है मेरे अपने इंस्पेक्शन में, तो उसमें मेरे द्वारा डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए थलीसैंण के जो स्टाफ है उसके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मेरे द्वारा सीएमओ को निर्देशित किया गया, जिसमें एक भी मेडिकल टीम में से या फिर आपका जो नर्सिंग स्टाफ और अन्य हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के जो लोग हैं उनमें से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। तो ये एक सीरियस फ्लॉ है और इस संबंध इसे सख्ती से। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।